यह बात साफ है कि भारत एक बहुत थिन लाइन पर है, एक बहुत बारीक लकीर है, जिसके एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान है। और हमें यह बात भी याद रखनी होगी कि ईरान जितना जरूरी है उतना ही जरूरी हमारे लिए इजराइल भी है। और ऐसे में हम अगर किसी का पक्ष लेते हैं तो कूटनीतिक लिहाज से, संबंधों के लिहाज से, भविष्य के लिए, भारत के लिए ठीक नहीं होगा। तो क्या ऐसे में भारत को तटस्थ रहना चाहिए, जो कि फिलहाल भारत है। और भारत ने स्पष्ट किया है नेतन्याहू के साथ बातचीत में भी कि इस मसले का हल बातचीत से निकाला जाना चाहिए, न कि ईरान के साथ युद्ध करके। या वाकई सोनिया गांधी के आरोपों में दम है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ रमनीश वत्स, नेता बीजेपी, जुड़ रहे हैं। डॉक्टर टीना करवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ दवे, विदेश मामलों की जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले रमनीश वत्स जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले सोनिया जी के आरोपों पर, कांग्रेस के आरोपों पर, जो कांग्रेस ने और सोनिया जी ने लगाए हैं कि हम ईरान को पीछे छोड़ रहे हैं, जबकि ईरान सभ्यतागत और रिश्तों के लिहाज से एक मजबूत अलाय रहा है, भारत का एक अहम पार्टनर रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले विवेक जी, बात समझने की जरूरत है कि भारत की विदेश नीति अब 10 जनपद से नहीं बल्कि 7 लोक कल्याण मार्ग से चलती है। और देश के हित में खड़े होना सीखिए। मुझे लगता है कि विदेशी नजरों से नहीं देखिए भारत को। बात है कि इजराइल पर हमले की बात आती है, जब हमले का मतलब है कि आतंक के खिलाफ लड़ने वाले जो हैं उनकी आलोचना करना। और कांग्रेस हमेशा से, आप देखिए कि देखिए तो आतंकियों को भटके हुए नौजवान मानती रही है। फिर बात करते हैं कि गाजा पर चिंता जताने वाली सोनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं कि हमास ने किस हक से नागरिकों को ढाल बनाया? हम सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। क्या आतंक की छाया में खड़ा जो जिहाद है ही कांग्रेस की मानवता है क्या? ये प्रश्न भी आता है मेरे दिमाग में। फिर दूसरा है कि हमास और आतंकियों की जो कार्रवाई को छिपा करके सिर्फ इजराइल को आप जिस तरह से कोसना, और यह किस एजेंडे की सेवा है सोनिया जी? कांग्रेस की नजर में आतंकियों को मजहब ही इनका एक बचाव बन जाता है। बीच बीच में ये चीजें आती रहती है, चाहे ईरान के माध्यम से, चाहे हमास के माध्यम से, चाहे गाजा के माध्यम से, चाहे फलस्तीन के माध्यम से। डोनाल्ड ट्रंप की भी इन्होंने खूब आलोचना करी, आप ये सब हम सब ने देखा। तो जितनी भी आलोचना करना है सोनिया जी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि भारत पहले हम अपनी सुरक्षा देखता है, ना कि सोनिया गांधी जी को समझने की जरूरत है। विदेश नीति की क्लास यहाँ पे मुझे लगता है, जब यूपीए चुप बैठा था तो 26 से 11 को हम सबने देखा था, तब आप कहां थी सोनिया जी? फिर भारत की विदेश नीति अब नेहरू की नहीं है, मोदी जी की है, और मोदी जी की रणनीति से चलती है। गांधी परिवार के इशारों पर विदेश नीति नहीं चल सकती है। इजराइल ईरान मामला भारत के घरेलू मुद्दा नहीं, जबकि कूटनीतिक संतुलन का मामला है। बिना पूरी जानकारी के बोलना कांग्रेस की आदत सी बन चुकी है विवेक जी। और भारत ने हर मौके पे शांति की बात करी है, शांति की पहल करी है, पूरी दुनिया ने देखा है। और आज है भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से, योग के माध्यम से किस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को जोड़ लिया। सोनिया गांधी जी, आप उस पे, आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पे ही आप इस तरह की टिप्पणी करती हैं किसी आर्टिकल के माध्यम, किसी लेख के माध्यम से। मुझे लगता है ये अशोभनीय है। और आपकी सरकार, यूपीए की सरकार में इजराइल के ठीक है नाम से भी रमनीश जी। डरती थी। मोदी ने खुले मंच से नेतन्याहू रमनीश को जी, गले लगाया। एक से राहुल लाल जी में आ रहा हूं। रमनीश जी, एक बात मुझे बताइए, जी, जब ईरान से आप तेल लेते हैं तब आपको हमास, हिजबुल्लाह और हूती नजर नहीं आता क्या? जब ईरान में आप चाबार बनाते हैं तब आपको वहां के आतंकी संगठन नहीं दिखते हैं क्या? ईरान हमारा स्ट्रेटेजिक अलाई है, और अगर स्ट्रेटेजिक अलाई को मजबूत रखने की बात हो रही है तो हम उसे हमास, हिजबुल्लाह और हूती की नजर से देखेंगे क्या? ईरान के राष्ट्राध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी, आप देखिए कि जो ईरान का सबसे प्रमुख जो होता है सम्मान, उससे भी नवाजा है प्रधानमंत्री मोदी जी को। ईरान से कहीं से भी हमारी दुश्मनी की बात हम नहीं करते हैं। हम नहीं कहते हैं कि ईरान से हमें हमें देखिए, ईरान और जहां तक इजराइल का यदि आज है, तो आप सबसे अच्छी चीज क्या है? यदि आप शांति की पहल कर सकते हैं, शांति की गुहार लगा सकते हैं, तो वो करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि अभी आप या तो इजराइल के साथ हो जाए या ईरान के साथ हो जाए। आप यदि आप देखें खुले रूप में
इजराइल का ये ईरान का साथ देती हुई सोनिया गांधी जी दिख रही हैं। इसका मतलब हम इजराइल का दुश्मन अपने आप में हम मान लें? क्या इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं होने चाहिए? इजराइल के अच्छे संबंध होने से हम देखें कि किस तरह से हमारे तकनीकी के मामले में देखें, चाहे वैदेशिक नीति के मामले में देखें, चाहे हम बात करें कि आप किस तरह से हम उनके साथ बहुत सारे जो सैन्य औजार हैं उनसे हम खरीद रहे हैं। तो इस तरह हमारा जो संबंध है, इजराइल की बात करें चाहे ईरान की बात करें, दोनों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए किसी एक। और यूपीए के समय में हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत की आवाज संयुक्त राष्ट्र में गुम होती थी, अब गूंज रही है। और इसी का मुझे लगता है ठीक है, मैं टीना जी के पास आ रहा हूं। टीना जी, हम क्यों गुट निरपेक्ष होकर किसी गुट में घिर जाएं? हम प्रथम विश्व युद्ध में भी गुट निरपेक्ष थे, 1914 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हम गुट निरपेक्ष थे। हालांकि उस समय हम अंग्रेजों के शासन के अंडर थे, लेकिन हमारी एक नीति रही है गुट निरपेक्षता की। इजराइल अगर हमारे ईरान अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इजराइल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सिर्फ ईरान और फिलिस्तीन क्यों नजर आता है? टीना जी जी देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि सोनिया जी ने जो लेख लिखा है, ना वो फिलिस्तीन के, ना वो ईरान के, ना वो इजराइल के, वो मानवता के पक्ष में लिखा है। और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होनी चाहिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए ना प्लीज। आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। टीना जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी जी। तो जिस तरीके से अब उन्होंने लेख लिखा है, तो देखिए किस तरीके से इनके पेट में मरोड़ उठ चुका है कि योग दिवस पर, अरे ऑपरेशन सिंदूर में कितने लोग साथ थे हमारे? आप बताइए, एक छोटा सा देश नेपाल तक ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। तो सच्चाई ये है, विदेश नीति का कितना भी डंका बजाइए, विश्व गुरु कहलवाइए अपने आप को, लेकिन आज भारत के साथ विदेश नीति के नाम पर जो ये लोग सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं। जी, टीना जी की आवाज दिल्ली में जो केंद्र में बैठी। हाँ। जी, आपकी आवाज थोड़ा सा, आपका नेटवर्क शायद वीक है, आपकी आवाज रुक गई थी। आप पूरा कर लीजिए, आगे दोबारा से बोलिए। हाँ टीना जी बोलिए। मुझे लगता है टीना जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। मैं उनका कनेक्शन चेक कराता हूं। सौरभ दुबे जी के पास जा रहा हूं। सौरभ दुबे जी कह रहे हैं विदेश नीति क्लियर ही नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर पर कोई साथ आकर खड़ा है, उन्होंने नेपाल तक ने बयान नहीं दिया। देखिए विवेक भाई, जैसे अभी टीना जी का नेटवर्क कमजोर है, ऐसे ही मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो भी बहुत कमजोर है। कुल मिलाकर के जो इस समय विश्व के अंदर एक माहौल और वातावरण बना हुआ है, हर एक जगह हम जो जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन का माहौल देख रहे हैं कि है, उसी तरह से जो है पहले फिलीपींस और इजराइल को लेकर के था, अभी ईरान को लेकर के। फिलीपींस नहीं, फिलिस्तीन और इजराइल भाई साहब। हाँ नहीं, सॉरी फिलिस्तीन, सॉरी माफ करिएगा, फिलिस्तीन और उसको लेकर के। तो ये पता चला सौरभ भाई ने एक और जंग शुरू कर दी और वो पता चले कि फिलीपींस भी लड़ पड़ा है इजराइल से। तो ब्रेकिंग न्यूज चलानी पड़ जाती है अभी मुझे। अभी साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया शुरू हो रहा है और वो तो है, लेकिन ये फिलीपींस इजराइल वाला कुछ नया एंगल आपने दे दिया था। मैं थोड़ा घबरा सा गया था, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म किया। जो अच्छा हुआ आपने कंफर्म कर दिया, नहीं तो मैं तो कांग्रेस के लिए कह रहा था कि कांग्रेस जो है इस पर क्या रिएक्ट करेगी, लेकिन कांग्रेस को तो आवाज ही नहीं जा रही है। देखिए कुल मिलाकर के देखिए ये दो देशों की जो आपस में प्रतिद्वंदिता है वो बहुत पुरानी है। 1967 से लेकर के 1979 एक ऐसा दौर था जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में बहुत ही दोस्ती का माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। और 1979 में जब ईरान ने अमेरिकी नीतियों का विरोध किया, जब उन्होंने अमेरिका की जो वहां पर पावरफुल नीति थी कि उसके अंदर उसके ऊपर हाईजैक किया जाए, जब ईरान ने विरोध किया तब अमेरिका और इजराइल दोनों खड़े हो गए। हालांकि जब इनका इराक से युद्ध चल रहा था ईरान का, तब अमेरिका मतभेदों के बावजूद ईरान के थ्रू, इजराइल के थ्रू ईरान को हथियार सप्लाई करता है। तो अमेरिका की नीयत भी वहां पर दिखती है कि किस प्रकार से वो दो तरफा है। मेरा कुल मिलाकर के मत यह है कि भारत की जो अभी विदेश नीति है बिल्कुल स्पष्ट है और बहुत अच्छी है। देखिए जो ईरान को मुस्लिम देशों का सर्वोच्च देश बनना है, वहां मुस्लिम राष्ट्र के अंदर उसको यह दिखाना है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और सारे मुस्लिम हमारे तरफ खड़े हैं। इजराइल को अपने हितों की नहीं, हमारे देश में सिर्फ ईरान और फिलिस्तीन की बात क्यों होती है? मैं तो ये सवाल जानना चाह रहा था भाई। हम संसद में भी फिलिस्तीन को लेकर ही बात होगी, हमारे पॉलिटिशियन फिलिस्तीन और ईरान को लेकर ही बात करेंगे। अरे मैंने कहा कि दो शब्द उनके लिए भी बोल दीजिए जो बलूचिस्तान में मारे जा रहे हैं। मैंने कहा दो शब्द उनके लिए भी बोल दीजिए पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में अभी 6 महीने पहले क्या हालात थे?
उसके लिए भी दो शब्द बोल दे। कोई पॉलिटिशियन कोई उठ के नहीं बोलता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कोई विपक्षी नेता नहीं बोल रहा है। मैं ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स को लेकर बोल रहा हूं। ठीक है, बात कीजिए, आप ईरान की बात कीजिए, बाकी चीजों की बात कीजिए। जी सौरभ द्विवेदी जी, राहुल लाल जी बोल रहे हैं। जी विवेक भाई, मैं उसी लाइन पे आ रहा था। मैंने एक बात कही, सुनिए। ईरान जो है वो मुस्लिम देश का सर्वोच्च नेता बनना चाहता है और इजराइल अपने हितों की रक्षा करना चाहता है। तो हितों की रक्षा जिस प्रकार से वो अपनी कर रहा है भाई, उसके देश पर अगर परमाणु संपन्न होता है ईरान, तो सबसे पहले वो किसको खत्म करेगा? वो इजराइल को खत्म करेगा। आज का डर नहीं है, ये पिछले 35 से 40 वर्ष पुराना उसका डर है। और जिस प्रकार से लगातार जो है ईरान के द्वारा, फिलिस्तीन के द्वारा इजराइल के अंदर हमला किया गया, वहां बच्चे और बूढ़ों को मारा गया, वहां पर लोगों को नहीं दिखाई देता। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये बात तो मैं समझ नहीं पाया सौरभ भाई। क्या अगर चाची की मूछें होती तो चाचा कहलाते? अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा तो इजराइल पर पटक देगा। इजराइल के पास ऑलरेडी 80 परमाणु बम है, तो एक इजराइल उधर पटक दे, वो इधर पटक दे, तो बात बराबर होगी, फिर दोनों खत्म हो जाएंगे। एक लाइन में इसका उत्तर दे देता हूं आपको। इजराइल जो पैदा हुआ है वो इस्लामिक कंट्री जो उसकी है उसके खिलाफ ही वो वहां पर खड़ा हुआ है। और जिस दिन परमाणु संपन्न होगा ईरान, उस दिन सबसे पहले वो इजराइल का खात्मा करेगा, ये तय। इसमें कोई चाची की मूछें और चाचा की मूछें वाली बात नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी बात यहां पर है कि जो कांग्रेस की दोहरी नीति है, कांग्रेस की नीति देखिए। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि पाकिस्तान से सीज फायर जो हुआ उसमें अमेरिका क्यों कूद के आया, ट्रंप क्यों बार बार बोल रहा है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भारत ने जो सीज फायर के समर्थन में वहां पर वोट क्यों नहीं किया। मुझे बड़ा आश्चर्य है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में तीसरा देश नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आया भी नहीं है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो तो भारत कूद करके उसमें वोटिंग करे। अरे किस प्रकार की विदेश नीति है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बाकी देशों ने वोट किया, तो वोट करने में क्या एतराज है? नहीं, हमें नहीं, बात तो शांति की हो रही है ना। उन चीजों में देखिए, हमें उन चीजों में नहीं पड़ना है ना। हम चाहते हैं हमारे देश की चीजों में कोई दखल दे ना, हम दूसरे देश की चीजों में दखल देना चाहते हैं। हम भारत वोटिंग का मामला, दखल देने का मामला कैसे हो गया? अजीब सी दलील दे रहे हैं आप। दखल देने का मामला हुआ ना, वोट। अरे किसी जगह पर यूएन में वोटिंग कराई जा रही है, दखल देने का मामला कैसे हो जाएगा? बात सीज फायर की हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर पे कोई तीसरा देश आकर के वोटिंग करने की हिमाकत करेगा क्या? नहीं तो कोई वोटिंग हो रही थी क्या? नहीं, कोई वोटिंग हो रही थी क्या? वोटिंग का मतलब सीज फायर ना, ट्रंप जो कह रहा है। ठीक है, राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। जी मैं आ रहा हूं आपके पास। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी, बहुत देर जी। विवेक जी, सोनिया गांधी ने जो आज हिंदू में उनका जो आर्टिकल प्रकाशित हुआ, इसके लिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कम से कम इस सरकार को बड़ी निष्पक्ष और तटस्थ, विस्तार से गहनपूर्ण विश्लेषण दे दिया मध्य पूर्व के संदर्भ में। नहीं तो यह सरकार को बिल्कुल इनको पता ही नहीं चल रहा था क्या करना था और क्या नहीं करना था। नंबर 1 देखिए, अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं अभी, ना तो उसका उत्तर रमनीश जी के पास है ना सौरभ जी के पास है। एक देश ईरान, वो अभी उसने ईरान के मामले को लेकर ईरान ने स्पष्ट किया कि वो परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की तरफ अग्रसर नहीं है। वो लगातार कह रहा है। आईएईए की तरफ से लगातार, आईएईए के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है। अमेरिका के जो सोनिया गांधी ने अपने लेख में भी वर्णन किया, और अमेरिका के जो खुफिया डायरेक्टर है तुलसी गैबार्ड, उन्होंने भी मार्च 2025 में वहां के सदन को बताया था कि ईरान जो है कि कोई प्रयास नहीं कर रहा। लेकिन सवाल तो ये बड़े गंभीर खड़े होते हैं। आपने ये चीज पूछा, एक तो यहाँ पे हमास को लेकर बातें हो रही हैं कि हमास को कोई आतंकवादी संगठन मानता है या नहीं मानता है। भाई, हमास को भारत सरकार आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती है? भारत सरकार के प्रतिबंधित आतंकवादियों के सूची में मुझे तो हमास का नाम कहीं नहीं दिखता है विवेक जी। तो रमनीश जी को कहां पर नाम दिख रहा है? रमनीश जी टीवी चैनल के डिबेट में तो बोल देंगे हमास को लेके। और एक चीज बता दीजिए, जब हमास ने हमला किया, 1200 इजरायली मारे गए, तब भी कांग्रेस ने और पूरे विपक्ष ने विरोध किया था कि वो गलत काम था। लेकिन उसका प्रत्युत्तर में जो 60,000 जो फिलिस्तीन के लोगों का जो जिस तरह से जो है कि नरसंहार किया गया, उसको भी देखना पड़ेगा। आप अभी एक सवाल पूछ रहे थे कि विपक्ष का कोई नेता हमेशा ईरान को लेकर ही बोलता है, वो फिलिस्तीन को लेकर बोलता है, वो बाकी किसी देशों को लेकर क्यों नहीं बोलता है? तो आपको याद दिला दूं कि जब प्रियंका गांधी पहली बार थैली लेके गई थी, तो वो उसमें फर्स्ट दिन जो फिलिस्तीन को लेकर गई थी, सेकेंड दिन बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनके ऊपर वो तो डैमेज कंट्रोल था, उसको लेकर भी गई थी। वो तो डैमेज कंट्रोल था। वो सवाल उठाए जाने लगे तो अगले दिन झोला बदल गया। अच्छा, अब विवेक जी, अब ये डैमेज कंट्रोल करके उसको खारिज कर रहे हैं हम लोग। मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं देखिए इट्स अ बैलेंस एक्ट, ये अच्छी बात है, एक पॉलिटिशियन को ये आना चाहिए। इट्स अ बैलेंस एक्ट।
विवेक जी, ये बैलेंस एक्ट नहीं है। देखिए, हमें खाली बस जितना थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं खाली ये कह रहा हूं विवेक जी कि देखिए, आप जहां पर भी दुनिया भर में अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी उठाती है। और अगर यहाँ पे आप ये बता दीजिए, भारत के दोनों मित्र देश हैं, इजराइल भी भारत का मित्र देश है और ईरान भी भारत का मित्र देश है। तो फिर वो इजराइल को लेकर वो सॉफ्ट कॉर्नर क्यों नहीं है? नहीं, सुन तो लीजिए। नहीं, इजराइल को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर क्यों नहीं है? क्या ईरान बैलिस्टिक मिसाइल नहीं मार रहा है इजराइल के ऊपर? क्या इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए था कि इजराइल और ईरान दोनों मिलकर शांति इस बात को सुलझाएं और भारत सरकार को इस बात की पैरवी करनी चाहिए कि दोनों शांति वार्ता पर आए, शांति की टेबल पर आए? मैं आपको बताता हूं कहानी क्या है। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें इंडिया अलायंस को लगभग 65 से 70% मुस्लिम वोट मिला और जो कांग्रेस पार्टी है उनको अकेले 38% मुस्लिम वोट मिला, जो कि पिछले 2019 के चुनाव से 33% ज्यादा था। 33% का स्पाइक। विवेक जी, देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं ये जो है चर्चा जरूरी है क्योंकि चुनावी मजबूरी है। विवेक जी 25 सेकंड दीजिएगा। 50 लीजिए। सोनिया गांधी जी के लेख के आखिरी हिस्से को पढ़िए आप। सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल लिखा है कि दोनों के बीच में मित्रता के संबंध होने चाहिए और इजराइल के साथ हम लोगों का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। भारत अगर अपने आप को विश्वगुरु कहने का दावा करता है, हमारे प्रधानमंत्री जी के दोनों के साथ बेहतर संबंध है, तो भाई कूटनीति में दिखना तो चाहिए। हम लोगों को गर्व तो हो कि भारत सरकार ने कहीं हस्तक्षेप किया, अपने मित्रता का लाभ उठाया और तनाव को कम करने के कुछ प्रयास किए। हमारी पॉलिसी नहीं है, हमारी ये पॉलिसी नहीं है। टीना जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गई है। सिद्धार्थ दवे के पास जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं वापस आपके पास। एक सेकंड सौरभ दुबे जी, एक सेकंड। सिद्धार्थ जी, एक गेस्ट बच गए, काफी टाइम हो गया, उनसे जवाब नहीं है। सिद्धार्थ दवे जी, क्या हमें इजराइल ईरान के बीच में मीडिएशन के लिए ट्राई करना चाहिए, घुसना चाहिए, नाक डालनी चाहिए? जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विवेक जी, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डिप्लोमेसी में तो हमेशा कहते हैं कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, ओनली वन थिंग रिमेन्स परमानेंट, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि आपका कोई हमेशा कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, केवल एक चीज जो है वो चिरंतन है, वो है राष्ट्रहित। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, देश की लीडरशिप है, वो इसी मंत्र को मानती है। इसके पहले की जो जितनी भी विदेश नीति की बात रही, तो देश तो सेक्युलर बना दिया गया, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से। 1975 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ना पार्लियामेंट्री डिबेट हुई, ना कुछ बात हुई, बस एक सेक्युलरिज्म जो है वो हम सब पे थोप दिया गया, प्रीएम्बल में डाल दिया गया। किंतु जब विदेश नीति की बात आती है तब सेक्युलरिज्म को जो है वो हम डाल देते हैं बंद बस्ते में, क्योंकि तब हम हो जाते हैं एक विशेष मजहब को हम अपीज करने का प्रयास करते हैं। अगर आप देखें तो क्या भारत के हित में, राष्ट्र हित में क्या है, तो भारत के हित में एक बैलेंस बनाना है, तो वो बैलेंस भी बना के चल रहे हैं। चाबहार पोर्ट है, उसका उपयोग भी करना है, तो हम वो भी कर रहे हैं। परंतु अगर जब सवाल उठता है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, तो इतने वर्षों तक जो ये पुचकारना हुआ, ये जो कहीं पिक्चर्स हम देखते हैं, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जो है और यासर अराफात के बीच के जो पिक्चर्स हैं, वो एक ऐसा समय रहा, एक ऐसा दौर रहा जब केवल और केवल वोट बैंक के लिए की लीडरशिप ने पैलेस्टाइन के कॉज को हवा दी। अब अगर हम भारत जो है, भारत की जो लीडरशिप है, वो अगर इजराइल के प्रति एक सॉफ्ट रुख अपनाती है, तो उसमें कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। क्या वहां पे इजराइल में हिंदू रहते हैं? क्या ज्यूइश की पॉपुलेशन अगर आप देखें, यहूदियों की पॉपुलेशन आप भारत में देखें, तो वो गिनती के मात्र है। दे आर काउंटिंग, यू कैन काउंट इट ऑन योर फिंगर्स, इतने ही यहूदी भारत में रहते हैं। किंतु भारत के हित में है अगर इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखना, तो भारत को रखना चाहिए। और अगर भारत के हित में है अभी कि वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी है, क्योंकि इजराइल जो है वो पिछले कई वर्षों से, एक दशक से जो एक रिलेशनशिप का जो एक स्टेटस बना है, इसमें भी स्पेशली बेंयामिन नेतन्याहू और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच का एक पर्सनल डायनेमिक्स जो हमने देखा है, वो एक अलग स्वरूप का है, वो एक अलग तत्व दिखाता है कि दोनों देशों के बीच की लीडरशिप और वहां के लोगों के बीच में भी जो एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है, एक जो ट्रैक टू प्रोसेस चल रहा है। जितने इजरायली भारत में आते हैं अपने कॉन्स्क्रिप्शन के बाद, अपनी मिलिट्री सर्विस खत्म करने के बाद, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस खत्म करने के बाद, वो भारत से खुश होकर वो यही कहते हुए जाते हैं कि वी लव भारत, वो भारत को प्यार करते हैं। तो इस स्थिति में अगर भारत को चुनना हो पैलेस्टाइन, क्योंकि जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो 7 अक्टूबर को क्यों भूल जाते हैं? क्या उस समय ह्यूमैनिटी की बात नहीं होती है? क्या वो जो जिनके ऊपर अटैक किया हमास ने, वो क्या ह्यूमन बींग्स नहीं थे क्या? तो ये सिलेक्टिव एमनेशिया और सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स का जो उठाना है, वो भी अब बंद करना होगा। और मेरे ख्याल से अब भारत सेलेक्टिव राइट्स की बात क्यों की जाती है? ये वोट बैंक की मजबूरी है क्या? टीना करमवीर जी दोबारा हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना करमवीर जी, सेलेक्टिव अपीसमेंट क्यों? देखिए, एक तो आपने डिबेट में बीजेपी के कोई प्रवक्ता को नहीं बैठाया। अब जितने भी ये लोग बैठा रखे हैं, सिद्धार्थ दवे जी, रमेश जी, ये क्या बताएंगे? अब ये कह रहे विदेश नीति के जानकार। अब बताइए, मोदी जी की माला जपने के अलावा इन्होंने बोला क्या? सच्चाई ये है, यही डिप्लोमेट्स कर रहे हैं कि लगातार मोदी जी का गुणगान कर रही। भूले कैसे? भूल गए क्या कि अमेरिका से जिस तरीके से भारतीय नागरिकों को हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांधकर भेजा था, क्या दिल्ली में से अभी ईरान फिलिस्तीन पे, अभी ईरान जो बेस्ट टीना जी ईरान फिलिस्तीन पे फोकस करते हैं। नहीं, जो अपने ट्रम्प नहीं, फोकस आपकी विदेश नीति ये है। सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति इस प्रकार से है कि खामोशी इख्तियार लेते हैं, खामोश हो जाते हैं हर एक मुद्दे पर, ये बोलते नहीं है। अब लिख दिया तो इनको इतनी जैसे कहते हैं बार बार ही उस पर सवाल उठा रहे हैं। शांति स्थापित करने की तो बात कर रहे हैं ना, बोलना चाहिए। अभी भी हम तो कह रहे हैं देर नहीं हुई है, अभी भी स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से कहते हैं कि भाई हम तो बहुत खुलकर बोलते हैं, इतना डंका बज रहा है, हमारा तो विश्व में डंका बज रहा है, तो बोलना चाहिए, खुलकर सामने आना चाहिए। अभी तक तो कोई बयान नहीं आया। जयशंकर साहब अलग ही बयान देते हैं, वो तो पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले सब कुछ बता देते हैं। तो देखिए, ये इनकी सच्चाई है। और जिस तरीके से लगातार सोनिया जी ने जो कहा, वो मानवता के हित के लिए एक लिखा है कि शांति, मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होनी चाहिए और एशिया के अंदर एक संवाद पैदा होना चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। आपको अगर विदेश नीति आपकी इतनी असफल है, तो आपको इंडिया अलायंस के कांग्रेस के साथियों को बुलाना चाहिए, एक डेलीगेशन को बैठकर बात करनी चाहिए। पार्लियामेंट सेशन होगा तो उस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं तो साफ तौर पर कहना चाहती हूँ। लेकिन देखिए, मुद्दे ये नहीं है। जब जिस भारत के अंदर मणिपुर अपने देश का मसला हल नहीं कर सकते, वो क्या बाहर का मसला हल करेंगे? सच्चाई ये है कि इतने साल हो गए हैं, 1.5 साल से ऊपर हो गया, मणिपुर आज भी जल रहा है। उस पर तो देश के प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए, जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन वहां 3 बार जा चुके हैं। तो मणिपुर मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, 4 आतंकवादी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, उस पर नहीं बोलेंगे। तो इनसे ईरान पर क्या इनसे हम जवाब मांगे? ये क्या जवाब देंगे किसी इश्यूज पर? तो सच्चाई यही है। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी इनको मार्गदर्शन कर रही है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप जो सोनिया जी ने लेख पढ़ा है उसको एक बार फिर से पढ़िए और एक बार फिर से संवाद करने की कोशिश कीजिए। और जो आपके ट्रम्प है, जो आपके जिगरी यार दोस्त है, उनको कहिए कि बार बार ये ना कहे कि हमने सीज़फायर करवाया है। तो आपने 35 मिनट पर क्या बातचीत की, ये भी आपसे भारत पूछना चाहता है। भाई सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भारत आपसे जानना चाहता है। क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ माहौल बना रही है? भारत ने 2023 में 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री फिलिस्तीन भेजी। 2024 में भारत ने 30 टन चिकित्सा आपूर्ति, जिसमें जीवन रक्षक और कैंसर रोधी दवाएं थी, फिलिस्तीन भेजी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र रिलीफ फंड वर्क्स एजेंसी UNRWA को फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए भारी फंड प्रदान किए। मोदी सरकार ने फिलिस्तीन की मदद के लिए $39 मिलियन आवंटित किए, जिसमें से भोजन और कोविड-19 के दौरान इंजेक्शन भी शामिल है। भारत ने फिलिस्तीन के वार्षिक बजट में एक अवसर पर $10 मिलियन की राहत और सहायता प्रदान की थी। तो ये ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीन को कोई एड नहीं जा रहा है, मैं सब फैक्ट है। आप इसको रिसर्च करेंगी टीना जी तो आपको ये मिल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारी जो कोशिशें हैं वो फिलिस्तीन के लिए भी जारी है, हमारी कोशिशें ईरान के लिए भी जारी है, हमें इजराइल को भी साथ रखना है, वो हमारा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाई है। बात सिर्फ ईरान और फिलिस्तीन की क्यों होती है? मैं बार बार इसी पर सवाल पूछ रहा हूं। जी,
देखिए, खामोशी नहीं है, ये तो मूल्यों का परित्याग है। और जिस तरीके से और सोनिया जी ने बहुत साफ लिखा है कि जिस तरीके से खामोशी को तो खामोशी तो तोड़नी है ना, आपको बताना होगा कि क्या है, लेकिन सच्चाई नहीं, सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं या फिर बताना नहीं चाहते हैं क्या है। मैं ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीन को दरकिनार किया गया है, लेकिन फिर भी हमारे पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं, हमारे एमपी फिलिस्तीन वाला बैग लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है फिलिस्तीन, मैंने आपको डेटा दिया अभी कि फिलिस्तीन को मदद भेजी जा रही है और ये मदद कंटिन्यूअसली जा रही है। नहीं, तो हम तो बार बार मानवता के पक्ष में हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानवता के पक्ष में है, और ये नहीं पता अब भारतीय जनता पार्टी है वो नफरत के बीज बोना चाहती है या क्या करना चाहती है, उनको स्पष्ट करना होगा। सबसे पहली बात उनको स्पष्ट करना होगा कि वो किस पक्ष में, किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम लोग सही और गलत के, हम सही के साथ है और ये लोग गलत अगर के साथ है। फिलिस्तीन को आप ये कह रही है, फिलिस्तीन को अगर 30 टन चिकित्सा आपूर्ति राहत सामग्री भेजी जा रही है तो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो अपने आप को कह रहे हैं ना कि हम तो सुपर पावर बन गए, हम तो विश्व में डंका बज रहा है। तो आप बताइए ना, आप सही के साथ है या गलत के साथ है? सौरभ दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ दुबे जी, उसके बाद रमनीश आपके पास आ रहा हूं। सौरभ दुबे जी, देखिए विवेक भाई, मुझे पता नहीं था कि आपने बाहर से, विदेश से भी लोगों को जोड़ रखा है। एक कोई शायद टर्की के विश्लेषक आपने बैठा रखे हैं और एक फिलिस्तीन की कोई प्रवक्ता यहाँ पर बैठी हुई है। क्योंकि मैं स्क्रीन तो नहीं देख सकता, लेकिन सुनने और समझने में यही महसूस होता है कि कुछ लोग फिलिस्तीन की तरफ से बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो सिद्धार्थ दवे जी आपके पैनल में बैठे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। वो कहते हैं इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह की ये सब अनपढ़ है, ये सब कुछ नहीं जानते हैं, ये जो बैठे हुए हैं किसके प्रवक्ता हैं, यही सब कुछ जानते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है कुल मिलाकर के, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नियत है वो बिल्कुल साफ है। हम फिलिस्तीन की उसकी भी मदद करते हैं, हम इजराइल के साथ भी खड़े हैं। हमारी जो बुद्ध की नीति है, जो शांति की नीति है, हम उसको पूरे विश्व के अंदर फैलाना चाहते हैं, उसी को बताते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, शांति स्थापित हो इसकी कामना करते हैं। उसी के नाते हम ये भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से इजराइल अगर उसके हितों की अपनी रक्षा हो रही है वो भी होती रहे, फिलीपींस में भी अगर कुछ हो रहा है तो हम उसको भी वहां पर मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमास एक आतंकवादी वहां पर गतिविधियां कर रहा है, उसके साथ तो हिंदुस्तान कभी नहीं खड़ा होगा। हमने तो विश्व के पटल पे आतंकवाद का विरोध किया है। और अभी जब प्रधानमंत्री गए थे मीटिंग में, जो है G7 कंट्रियों की मीटिंग थी, वहां पर भी स्पष्ट तौर पर उन्होंने यही कहा कि जो आतंकवादी हैं वो तो ठीक है, जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं देश, क्या हम लोगों को उनके खिलाफ रवैया दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? और कड़ी फटकार उन्होंने लगाई, जिसमें ट्रंप का नाम भी उन्होंने लिया और ट्रंप साहब को बकायदे आधे घंटे फोन पर उन्होंने विस्तृत रूप से बात की और ये स्पष्ट तौर पे कहा कि आप जो है हमारे मामलों में कहां ये बोल रहे हैं। इसमें तो उन्होंने, ट्रंप साहब का जवाब था मैंने कुछ नहीं बोला। और अगले दिन यानी कि आप कह रहे हैं कि ईरान जो है वो आतंकवाद को समर्थन देता है। ईरान के अंदर जो गतिविधियां हैं, ईरान देखिए, आप ईरान के संदर्भ समझिए, एक शिया, अभी आपने इस शिया मुसलमानों पर दाव अपना जो है वो हेडलाइन चलाई हुई है। मेरा मानना है कि शिया तो कभी कांग्रेस को वोट करते ही नहीं थे, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से नहीं तो हिम्मत दिखाइए, चाबार प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए जी, हिम्मत दिखाइए, चाबार प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए, बोलिए आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। नहीं, हिम्मत दिखाइए, बाकी के कारोबारी रिश्ते खत्म कर दीजिए ईरान के साथ। विवेक भाई एक बात मुझे बताइए, हाँ, सोनिया गांधी, मैं आपको मैं ही बताऊंगा, कांग्रेस पार्टी को मैं ही बताऊंगा, सब सारे जो पार्टियां जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं ही जिम्मेदार हूं क्या? आपसे उम्मीद है आप मुझसे, ठीक है पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, ये बताइए कि आदरणीय सोनिया गांधी जी कौन से संवैधानिक पोस्ट पे हैं? क्या वो कभी विपक्ष की नेता रही हैं? क्या वो कभी एक सीनियर लीडर है, मंत्री रही हैं? नहीं जी, सीनियर लीडर है, एमपी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, क्या वो रिमोट कंट्रोल से चलाए जा रहे हैं? नहीं, तो क्या वो सवाल नहीं उठा सकती है कि ये कैसा सवाल है? मैं इसके आपके पक्ष में नहीं हूं, ये गजब का सवाल है। उन्होंने भाई देश में 140 करोड़ भारतीयों में एक एक भारतीय को सवाल पूछने का हक है, कोई भी पूछ सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज क्लास होने की जरूरत नहीं है कि कोई किसी पार्टी का नेता होगा तभी पूछ सकता है, मैं भी पूछ सकता हूं, मैं एक आम नागरिक हूं। सौरभ दुबे जी, अगर आपको इसमें कोई शक है क्या? नहीं, बिल्कुल शक नहीं है, मैं बिल्कुल, आपकी बात सत्य है। हाँ। लेकिन एक जो संवैधानिक पोस्ट जो एक पार्टियां होती हैं, जब उसमें अपोजिशन ऑफ लीडर बनाया जाता है, हाँ। वो इसीलिए बनाया जाता है ना कि हमारे मुद्दों को संसद के अंदर रखेगा। अच्छा तो यह होता कि आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी अपने पुत्र से डिस्कस कर लेती इस मुद्दे पर,
क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपस में ही क्या सहमति नहीं बन पाती है। यहाँ पर जो राहुल लाल जी बैठे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी, टीना करमबीर जो है आदरणीय सोनिया गांधी जी का माला जप रही है। अरे भैया, कांग्रेस की नीति जो पहले रही है फिलिस्तीन और इसराइल को लेकर के, आप उस पर बात करिए ना। आपकी नीतियां कुछ स्पष्ट ठीक है, राहुल लाल जी के पास जा रहे जवाब के लिए। अलग थलग कर दिया, पहले से ही नीति स्पष्ट नहीं रही। राहुल लाल जी, पहले से ही नीति स्पष्ट नहीं रही। राहुल लाल जी, बिल्कुल नीति अस्पष्ट रही। और छोड़ दीजिए कांग्रेस शासन की बात, देखिए यहाँ पे मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का जवाब तो मैं नहीं दूंगा कि मैं फिलिस्तीन का प्रवक्ता हूं, कि मैं तुर्की से बोल रहा हूं, कहां से बोल रहा हूं, उसका जवाब मैं मेन मुद्दे पे ही रहूंगा। मैं विवेक जी, मेन मुद्दा यही है कि इनकी विदेश नीति फेल हो रही है। आप सोच के देखिए, चारबाग के बारे में आपने सवाल पूछा, चारबाग प्रोजेक्ट को लेके क्या कहेंगे ये? सोनिया गांधी ने अपने उसमें बड़ा विस्तार से लिखा है कि एक तरह से उत्तर दक्षिण जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनने जा रहा है, वो उसको लेके उस कॉरिडोर को क्या करेंगे। और अगर जिस तरह से ईरान के प्रति भेदभावपूर्ण का रवैया रख रहे हैं विवेक जी, चारबाग प्रोजेक्ट के ऊपर चीन की नजरें हैं, चीन वहां पे पूरा ध्यान लगा रहा है चारबाग प्रोजेक्ट को अपने पास लेने के लिए जी। ये विदेश नीति की विसंगति, इसको सुनने के लिए तैयार नहीं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपको, अभी बड़े अच्छे ढंग से कह दिया गया यहाँ पे विदेश मामलों के जानकार की तरफ से कि भाई धर्मनिरपेक्षता गलत ढंग से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और अगर सेक्युलरिज्म को हम लोग मानते हैं, आपके लिए ईरान इतना ही इंपॉर्टेंट था तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में कितने ईरान का दौरा हुआ और कितने क्या रिश्ते मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आज जब इतना ही ईरान का अगर ये जाप चल रहा है, कितने दौरे हुए मुझे बता दीजिए विवेक जी। अगर दौरों के आधार पर ही अगर विदेश नीति तय होती तब तो प्रधानमंत्री 150 से ज्यादा देशों का दौरा कर चुके थे, और अभी 150 देशों का जन समर्थन भारत को मिल जाना चाहिए। मैं आपको नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई विवेक जी ने तर्क ले लीजिए। पहले के प्रधानमंत्री तो बोलते ही नहीं थे, आज के प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो प्रधानमंत्री नहीं थे ये कह दे? फिर माननीय प्रधानमंत्री जी कितने बार नेपाल की यात्रा पर चले? आप मुझे बताइए ईरान के साथ मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में क्या रिलेशनशिप था? कितनी बार दौरा हुआ? कितने बायलैटरल टॉक हुए? भाई इतना ही प्रो ईरान अगर सोचा जा रहा है तो फैक्ट पर आइए ना राहुल भाई। मैं फैक्ट पर आ रहा हूं, उसको तो एक उदाहरण से समझा रहा हूं। मनमोहन सिंह कभी नेपाल नहीं गए, लेकिन भारत नेपाल संबंध बिल्कुल शानदार दौर में रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार नेपाल यात्रा पर गए, लेकिन भारत अब नेपाल ये सीधे सीधे चीन के गोद में जा चुका है। इसका मतलब है कि किस देश की कितनी दौरा करते हैं उसका मतलब नहीं होता, क्या परिणाम होते हैं। आप देख लीजिए मनमोहन सिंह के समय कितने सस्ते दरों पर हम लोग ईरान से जो है कि तेल लेते थे, गैस लेते थे, तमाम हमारे रिश्ते कितने घनिष्ठ थे। चारबाग का पूरा प्रोजेक्ट तब अमेरिका का सैंक्शन नहीं लगा था, ये बात भी बताइए ना। यूएस का सैंक्शन नहीं था तब ईरान के ऊपर जब हम लेते थे, और हमने ईरान से मौजूदा मोदी सरकार के गवर्नमेंट में भी रुपए में हमने ट्रेड करना शुरू किया। ये बात क्यों नहीं बताते आप? डॉक्टर मनमोहन सिंह 28 से 31 अगस्त 2012 को ईरान गए थे, लेकिन वो बायलैटरल टॉक नहीं था, वो 16वां गुट निरपेक्ष समिट था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में गए 22-23 मई को, वो बायलैटरल विजिट था। एक भी बायलैटरल विजिट नहीं है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, और आप रिश्तों की बात करते हैं। राहुल भाई, मैं आपको अपने घर ना बुलाऊं, आप मुझे अपने घर ना बुलाएं, फिर आप बोलेंगे कि मेरे विवेक भाई के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, कमाल की बात हो गई। विवेक जी, होता है ऐसा, कई बार हम किसी के घर नहीं भी जाते हैं तो भी बड़े शानदार रिश्ते होते हैं। मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में विश्वास नहीं करता हूं। विवेक जी मैं तथ्यों के साथ जवाब दे रहा हूं। अब दीजिए ना, एक भी तथ्य नहीं दिया अभी तक आपने। मेरा गला सूख गया बोलते बोलते, तथ्य देते देते। चारबाग प्रोजेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रहा है उसके ऊपर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, लेकिन हमने उन सब चीजों को दरकिनार। मैं ये कह रहा हूं सिलेक्टिव क्यों है? विक्टिमाइजेशन को लेकर ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है सर? ये पाकिस्तान के हिंदू क्यों नहीं नजर आते हैं? चाइना के उइगर मुसलमान क्यों नहीं? अच्छा, चाइना के उइगर मुसलमान आपको क्यों नहीं दिखते? वहां के मुसलमान क्यों विक्टिम नजर नहीं आते भाई साहब? क्योंकि वो चाइना है। बिल्कुल नजर आता है। चाइना से अलग फ्रेंडशिप है क्या? नहीं, चाइना ये अंदर की बात है क्या? एक जवाब ले लीजिए विवेक जी। आपने बड़ा गंभीर सवाल पूछा है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस गंभीर ढंग से इन सवालों को आपने रखा है। मेरे शो में तो मैं गंभीरता रखता ही हूं ना, आपको तो पता ही है, इसलिए तो मैं आपको बुलाता हूं। नहीं, बिल्कुल, मैं उसी में एक जवाब दे रहा हूं आपको, सोच के देखिए। 13 जून को पहला हमला किसने किया? ईरान ने किया इजराइल के ऊपर, तो इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया।
आखिर इजराइल की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि उसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, जबकि वो एक वार्ता प्रक्रिया में शामिल था, वो पूरे के पूरे वार्ता प्रक्रिया में एक जिम्मेवार देश का पूरा ठीक है। लक्ष्य दिखा रहा था। सवाल इन मामलों के ऊपर सवाल खड़े भाई होते हैं कि इजराइल का अगर ये कहना इजराइल था हमारा कि दोस्त है, ईरान तो अपने उसके ऊपर प्रॉक्सी दबाव कैसे हमास, बना सकता है? हूती और हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल पर अटैक करवा रहा है। तो हिजबुल्लाह, हमास और हूती का जो हमला इजराइल पर हो रहा था, उसके लिए इजराइल ने ईरान को जिम्मेदार माना और इसलिए ईरान पर और इजराइल ने कार्रवाई की। ये इजराइल की दलील है। अब बाकी क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एज एन इंडियन मैं भी गुट निरपेक्ष हूं। मैं पहले कह जा रहा हूं, मैं गुट निरपेक्ष हूं, मुझसे सवाल मत कीजिएगा। रमनीश वंश के पास जा रहा हूं, अभी एक सेकंड रुक जाए, मैं आपके पास आ रहा हूं। रमनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रमनीश जी। विवेक जी मैं बहुत देर से सुन रहा हूं और राहुल लाल जी बार बार इस बात को उठा रहे थे कि सोनिया गांधी जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और मानवता की बात करी है और विदेश नीति की भी बात करी कि भारत की अभी जो वर्तमान में विदेश नीति है बहुत ही खराब है। सबसे पहली बात करें ईरान की बात, जब ईरान के प्रति जब दर्द उमड़ता है, ये वाकई में सेलेक्टिव अप्रोच देखा जाता है। चाहे विपक्ष के तमाम उन नेताओं के बारे में मैं बात करता हूं, चाहे सोनिया गांधी की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, केजरीवाल जी की बात करें, अखिलेश जी की बात करें, सबके ये बांग्लादेश के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जब हो रहा था, तो मानवता की क्यों नहीं उनको गुहार लगाया? उस समय इनके लेख क्यों नहीं आए? जब बांग्लादेशी हिंदू को काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, जब उनको हिंदुओं को जलाया जा रहा था, हिंदू जब मरे तब चुप्पी क्यों? ये सेलेक्टिव मानवता नहीं है क्या? फिर 2021 में दुर्गा पूजा पंडालों में हमले हुए, हिंदू बहनों का अपमान हुआ, सोनिया गांधी का एक शब्द भी, सोनिया गांधी का आपने सुना था? राहुल गांधी का एक भी ट्वीट कहीं से भी आया? तो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अत्याचार जब होता है तब इनको नहीं। इजराइल में जब हमास एक आतंकी संगठन जो है इजराइल के नागरिकों जब टारगेट करता है, तब तो ये कहीं नहीं दिखते हैं। हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, बच्चियों को उठाया जाता है, अवार्ड वापसी गैंग तुरंत आप देखिए, खान मार्केट गैंग वो सामने आ जाती है, टुलकिट सारे गैंग जितने हैं सबके सब सामने आ जाते हैं। तो बात है, फिर विदेश नीति की बात करें, यहाँ पे आप ईरान के को लेकर ही बात करते हैं। ईरान को लेकर के मोदी सरकार बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट है, संतुलित कूटनीति यहाँ पे अपनाने की बात होती है, आधारित रही है, हमेशा से रही है। ईरान कोई दुश्मन थोड़ी है हमारा जो हम ईरान को लेकर सवाल नहीं पूछ सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, सांस्कृतिक रूप से देखा जाए, रणनीतिक दृष्टि से बड़े गहरे हैं। और मोदी सरकार ने ईरान को सीधे तौर पे कहा जाए तो सैन्य सहायता और भारी आर्थिक सहायता नहीं दी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी, निवेश और सहयोग किया है और इसके लिए भारत जो है कटिबद्ध है। लेकिन हम ये यदि सोनिया गांधी जी चाहती हैं कि हम इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और हम ईरान के साथ अच्छे संबंध ना रखें, उसके साथ हम वो कर लें, या ये नहीं होने वाला। हमारे संबंध जो है सबके साथ बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि हमारी जो विदेश नीति खास करके देखी जाए तो आप देखिए, भारत पहले जो है इंडिया फर्स्ट हर निर्णय में राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखता है। और संतुलित कूटनीति की बात करें तो हमें अमेरिका के साथ की बात करें, चाहे रसिया के साथ करें, इजराइल की बात करें, फिलिस्तीन की बात करें, ईरान की बात करें, सभी के साथ संतुलित बना करके हमें रखना है। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखना है। वैश्विक मंचों पे पाकिस्तान को हमेशा से हमने जिस तरह से पोल खोला है, ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत ने ईरान से द्विपक्षीय व्यापार को कम क्यों कर दिया और आज की तारीख में ये $1 अरब से नीचे आ गया है? विवेक जी एक प्रश्न मैं एक से राहुल लाल जी में आ रहा हूं। हाँ विवेक जी, जब आप टीना कर्मवीर जी से पूछ रही थी, ये बार बार ये मानवता की बात जो है ईरान के प्रति ही क्यों दिखता है या फिलिस्तीन के प्रति ही क्यों दिखता है, बांग्लादेशी हिंदू के ऊपर क्यों नहीं दिखता, पाकिस्तान में जो हिंदू हो रहे उनके ऊपर क्यों नहीं दिखा, चाहे गाजा के ये क्या कहते हैं इजराइल के जो हमास जब आप आतंकी संगठन जब इजराइल के नागरिकों को जो टारगेट बनाता था तो उस समय क्यों नहीं मैं ये कह रहा हूं, इस समय कई ऐसे जगह हैं ईरान से रिश्ते हमने ऑल्टर क्यों किए? हम क्या डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट रेजिम के प्रभाव में थे? मेरा ये सवाल है, सिद्धार्थ दवे जी के पास जा रहा हूं। सिद्धार्थ दवे जी, क्या हमने ईरान से रिश्ते ऑल्टर किए ट्रंप के फर्स्ट रेजिम में? देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जो पहले का जो दौर था, पहले की जो डिप्लोमेटिक स्टैंड हुआ करते थे, जो सिलेक्टिव हुआ करते थे और वोट बैंक पे आधारित थे, वो एक पर्टिकुलर मजहब के जो वोटर्स हैं उनको अपील करने के लिए हुआ करते थे।
अब जो है पिछले 10 वर्षों की जो डिप्लोमेसी है वो राष्ट्र प्रथम को रखकर की गई है, किंतु इसमें ये नहीं कहा गया है कि ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए हमने, जैसे आपने पूरे के पूरे आंकड़े बताए हैं कि पैलेस्टाइन को जिस तरह से भारत की तरफ से एड गई है, भारत की तरफ से मेडिसिन गई हैं, कोविड के समय भी भारत जो है वो ये मदद जारी रही थी, बिल्कुल। जी जी, उनके साथ खड़ा रहा है, किंतु जो राष्ट्र के हित में होगा भारत अब वही करेगा। जब यूक्रेन और रशिया के समय में भी हमने देखा कि न हमने यूक्रेन का साथ दिया, न हमने रशिया के साथ दिया, हमने कहा कि हम राष्ट्र के हित में हैं, जरूरत पड़ी, आवश्यकता हुई तो हमने रशिया से तेल भी लिया, रशिया से हमने अपने ऑयल जो इंपोर्ट्स थे उसको भी जारी रखा। और जब ऐसे वक्त में जब यूरोपियन कंट्रीज ने इसका काफी विरोध भी किया, एस जयशंकर जी ने भी बहुत खुल के कहा कि जो भारतवर्ष के हित में है वो हमने किया है। इसी तरह से जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में भी अगर हम देखते हैं तो भारत के हित में क्या है, भारत के हित में इजराइल के साथ रहना है। और ईरान के साथ भी जो है एक भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, एक बहुत लंबे समय तक, जैसे आपने चबहार पोर्ट का इश्यू भी बताया है, तो भारत एक बहुत अच्छी तरह से एक बैलेंसिंग एक्ट करके चल रहा है इस पूरे ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में। अगर आप देखें तो कहीं से भी किसी भी तरह से भारतवर्ष की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। और जहां तक अगेन फिर से राष्ट्र प्रथम की भावना दिखाते हुए जो ऑपरेशन सिंधु था, जिसमें हमारे जितने भी भारतवर्षीय वहां पे रह रहे हैं उनको सही सलामत सुरक्षित, क्योंकि परिस्थिति विकट है। और देखिए ईरान ने भी अपना एयर स्पेस जो है वो भारत के लिए उस समय खोला, भारत के नागरिकों के लिए खोल दिया। तो ये दिखाता है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व की भावना के साथ अभी चल रहा है, और जिसमें राष्ट्र क्या है, राष्ट्र का हित क्या है वो सर्वोपरि रखते हुए चल रहा है। नहीं, मेरा सवाल दवे साहब ये था कि क्या हम 2019 के बाद ईरान के संबंधों को वैसे कंटिन्यू नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट रिजीम? हाँ, देखिए, तो क्या हमारी विदेश नीति ट्रंप के और अमेरिका के सैंक्शन से प्रभावित हुई? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। किंतु एक बहुत अच्छा बैलेंसिंग एक्ट करते हुए हम चले हैं। अगर तो वो सैंक्शंस की आपने बात बताई, हमने तेल नहीं लिया, हमने तेल जो है उससे काफी कम कर दिया, लेकिन चबहार पोर्ट की जो बात है वो चबहार पोर्ट का भी हमने डील किया उनके साथ, और चबहार पोर्ट को डेवलप करने का भी काम किया है। भारत का पिछले 10-11 वर्षों में जो एक डिप्लोमेटिक स्टांस और डिप्लोमेटिक एक उद्भव हुआ है वो बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही एक इस भावना से रहा है कि जिसमें भारत जो है विश्व गुरु तो है ही है, बट विश्व बंधुत्व की बात करता है। कोरोना टाइम में भी हमने जब अपनी एक वैक्सीन डिप्लोमेसी की, टीना करवीर जी जल्दी से इस पर रिएक्शन चाहेंगे। भाई, ईरानी राजदूत ने 2024 में भारत में ब्रिक्स में ईरान की सदस्यता के लिए समर्थन का धन्यवाद भी किया था। तो 2024 में ब्रिक्स में ईरानी सदस्यता का हमने समर्थन किया था, ऐसा नहीं है भैया, ईरान भी है, फिलिस्तीन भी है, सब कुछ है, लेकिन पॉलिटिक्स अगर इस मामले पर होगी फिर तो टीना जी मैं हूं यहां पर सवाल पूछने के लिए। टीना जी जी, देखिए अभी जो बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश पर लीडर ऑपोजिशन का कोई बयान नहीं आया, तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि राहुल गांधी जी ने कहा, क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही टीना जी, आ रही। क्या मेरी आवाज? जी, बांग्लादेश के साथ हमारे पुराने संबंध है। मुझे लगता है बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों को लेकर भारत में चिंता है, और हमें उनसे उन चिंताओं को साझा करते हुए मुझे विश्वास है बांग्लादेश में कुछ चीजें अस्थिर हो रही हैं और हम शांति के पक्ष में हैं। ये राहुल गांधी जी ने कहा। अब ये क्या पढ़ते लिखते नहीं है या जानते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, इनको बस ये लगता है कि ट्वीट नहीं किया। अरे तो आप ये जो ट्वीट खेलते रहते हैं, इसके अलावा आपकी कैसी डिप्लोमेसी, आपकी विदेश नीति कैसी है, आपसे तो पूछा जाएगा ना, आपने क्या किया? आप लोग तो जो लगातार, जब हम बार बार कहेंगे कि जब आप अपने राज्य में शांति स्थापित नहीं कर पाए तो आपसे उम्मीद क्या है? आप बताइए, मणिपुर में आज भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, आज भी वहां पर किस तरीके की हिंसा हुई है, क्या इस पर बात होती है? सच्चाई ये, और हम तो बार बार कहेंगे, हम तो वैसे तो टीना जी 71 में इमरजेंसी लगा दी गई थी, अब पीछे वाली बात को सामने लेकर आएंगे तो 71 की बात करेंगे तो 50 साल का जश्न वो भी मना रहे हैं, ब्लैक डे भी मना रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे कि कतर में आपातकाल लगा दिया गया, पूरे देश को बंद कर दिया गया, प्रेस बंद हो गई, ताला लग गया, अखबारों की बिजली काट दी गई,
एंकरों को बोलने हाँ, से रोक दिया गया, तब वर्तमान तो में खैर बात एंकर कर नहीं लेते हुआ हैं। करते थे, या होते होंगे पर मुझे पता नहीं, मैं पैदा वर्तमान नहीं में हुआ था। बात करते हैं, वर्तमान में बात कर लेते हैं। तो जो भारतीय नागरिकों के साथ जो किया जा रहा है, क्रूर व्यवहार किया जा रहा है, उस पर क्या बोले देश के प्रधानमंत्री, उस पर क्या बोले गृह मंत्री, और उस पर क्या बोले विदेश मंत्री? ठीक है, जल्दी से, समय सीमित है। सौरभ दुबे जी के पास जा रहा हूं। जी जवाब दे सकते हैं तो दे सकते हैं जी, ठीक है, सौरभ दुबे जी जल्दी से। क्योंकि इनके पास कोई जवाब। सौरभ दुबे जी, सौरभ दुबे जी। विवेक भाई, जब आप कांग्रेस के प्रवक्ता और राहुल लाल जी को बोलेंगे तर्कों के साथ बात करिए, तो ये टर्की के साथ खड़े होकर के बात करने लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो लगता है ऑडियो में कुछ दिक्कत होती है, वो तर्क बोलता हूं, लोग टर्की सुनाई देता होगा। टर्की सुन लेते हैं, ठीक है ठीक है। देखिए, दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से आदरणीय सोनिया गांधी जी का जिक्र हो रहा है, ये वही सोनिया गांधी है ना जो बटला हाउस एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा जाता है तो वो रोती है, वो कहती है कि जो है एक सज्जन आदमी को मार दिया गया, इस देश के अंदर क्या हो रहा है। और सलमान खुर्शीद जी ने यह बयान दिया था भाई। और दूसरी बात देखिए, हमारे देश के अंदर जब कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया गया, उनका जेनोसाइड किया गया, मैं यही कहता हूं। देखिए, अगर इस तरह का बयान आएगा तो इसको राजनीति चश्मे से न सिर्फ देखा जाएगा बल्कि सवाल भी पूछे जाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टीना जी, आप आराम से पानी पी सकती हैं, शो इज ओवर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़िए।